सीबीआई का समन मिलने के बाद समीर वानखेड़े अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। सीबीआई के समन पर रोक लगाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई ने कहा कि 22 मई तक गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही सीबीआई ने यह भी कहा कि समन को भी वो 22 मई तक टाल सकते हैं अगर वानखेड़े लिखित में इजाजत मांगते हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को राहत के लिए मुंबई हाईकोर्ट जाने को कहा है। इससे पहले सीबीआई ने मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गुरुवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। अब उन पर शाहरुख खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान के बेटे आर्यन का ऑडियो भेजा गया था। शाहरुख से 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे और फिर 18 करोड़ रुपए में ये सौदा तय हुआ था। 50 लाख रुपए एडवांस भी लिए गए थे। इस केस में हुई किरकिरी के बाद समीर वानखेड़े को एनसीबी से हटा दिया गया था। अब बात शिवसेना उद्धव गुट के, जहां राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला राज्यसभा के सभापति ने विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। संजय राउत पर महाराष्ट्र विधान परिषद के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। 1 मार्च को कोल्हापुर में उन्होंने ये कहा था कि ये विधानमंडल नहीं बल्कि चोर मंडल है। इसे लेकर महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय ने 6 अप्रैल को राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखकर विशेषाधिकार हनन और अवमानना की शिकायत की थी। चिट्ठी में कहा गया कि विधानसभा स्पीकर ने प्राथमिक जांच में राउत को विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया है। पूरे मामले पर गौर करने के बाद राज्यसभा के सभापति ने ये मामला आज अब विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम वोटर्स में बीजेपी के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा कमर कस रहा है। संगठन से जुड़े देश भर के कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में कैसे सरकार की नीतियों को मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा हुई। रिपोर्ट देखिए। आना होगा गुजरात, देश भर से आए पदाधिकारियों से बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात कर रहे जमाल सिद्दीकी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं। 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं वाली 65 लोकसभा सीटों पर मोदी मित्र बनाने के अभियान की शुरुआत इन्होंने ही की थी। लेकिन मोर्चे के अध्यक्ष जानते हैं कि बीजेपी पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के आरोपों के बीच मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा जीतना एक चुनौती भरा काम जरूर है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमने बनाया है, लेकिन हमें गुमराह किया गया, हमें भटकाया गया, हमें भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा गया। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान गया तो शिक्षित हो जाएगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, जानकार हो जाएगा, राष्ट्रवादी हो जाएगा, तो हमारा वोट बैंक कैसे रहेगा। लेकिन अब मुसलमान समझ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी देख लिया है, और ये देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है। अल्पसंख्यक मोर्चे की इस बैठक में संगठन महामंत्री BL संतोष के अलावा बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने भी पदाधिकारियों को संबोधित किया। साथ ही हिंदुत्व की राजनीति के साथ साथ मुस्लिम वोटरों को पार्टी से जोड़ने के पीछे बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है, जो उस वक्त बनना शुरू हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सर्व समाज को जोड़ो और सबको गले लगाओ। यही नहीं, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में भी करीब 100 सीटों पर बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। यही नहीं, बीजेपी का यह दावा है कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में उसने 350 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें 45 उम्मीदवारों की जीत भी हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनाव में इस तरह के प्रयोग को बीजेपी दोहराएगी या नहीं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि अभी जो लोकल इलेक्शंस हुए हैं, वहां पर भी बड़ी तादाद पर पसमानदा समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनकर भी आए हैं, और उनके हितों के अधिकारों की बात अगर पहली बार 60-65 साल में हुई है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से ही हुई है। वैसे बीजेपी काफी दिनों से मुस्लिम समाज में पैठ बढ़ाने की कोशिश में लगी है, लेकिन अब 2024 के पहले कम से कम 10% मुस्लिम वोटों को बीजेपी के साथ जोड़ने की तैयारी हो रही है। इसके लिए पसमानदा के साथ साथ केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने वाले मुस्लिम समाज के लोगों पर ज्यादा ध्यान है।
नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में 8,000 करोड़ से ज्यादा की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना भी इसमें शामिल है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। इसके अलावा पुरी से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। आपको ये भी बता दें कि ओडिशा में रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। भारत के कई इलाकों में तपती गर्मी की वजह से बिजली की रिकॉर्ड तोड़ मांग दर्ज की गई है। अब तक की सबसे ज्यादा बिजली की खपत हुई है। 17 मई को देश में 220 गीगावाट बिजली की खपत हुई है। ये डेटा मंत्रालय की ओर से ही आया है। 18 अप्रैल को 215.88 गीगावाट बिजली की खपत दर्ज हुई। 17 मई को ये पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। सरकार का अनुमान है कि इस गर्मी में 230 गीगावाट तक ये मांग जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के बयान पर यूरोपीय संघ को नियम देखने की सलाह दी। यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारत पर लगातार रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहे हैं। Because my understanding of the Council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये सख्त जवाब तब दिया जब यूरोपीय संघ रूस के लिए कच्चे तेल के परिशोधन के बाद उसे बाहर बेचने पर भारत को पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। यूरोपीय संघ के विदेशी नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने ईयू से अपील की कि भारत से आने वाले तेल पर रोक लगाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ब्रसेल्स में एक ट्रेड टेक्नोलॉजी टॉक में मिले। यूरोपीय संघ के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑन कंपटीशन मार्गरेट वेस्टागर ने वहां कहा था कि पाबंदियों के कानूनी आधार में कोई संदेह नहीं है और ईयू और भारत को इस पर दोस्तों की तरह बात करनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए न कि उंगली उठाते हुए। There is, I think, no doubts about the legal basis of the sanctions. Of course, it is a discussion that we will have with friends, but it will be with an extended hand and of course not with a pointed finger. दिलचस्प ये है कि यूरोप की बड़ी तेल कंपनियां शेल, टोटल एनर्जीज और बीपी ने यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद तेल के दामों में आए उछाल की वजह से भारी मुनाफा कमाया है। जहां ईयू का मकसद यूक्रेन के युद्ध का बदला लेने के लिए रूस के प्रशोधित तेल पर पाबंदी लगाकर उसे युद्ध का पैसा जुटाने से रोकना है। जानकार मानते हैं कि भारत जैसे तीसरे देश पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि अगर कोई बेच रहा है तो साफ तौर पर उसका कोई खरीदार भी है। इस महीने के शुरू में राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखी चिट्ठी में फिनलैंड के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें बताया गया कि 2 गुजराती कंपनियां रूसी तेल का निर्यात कर भारी मुनाफा कमा रही हैं। भारत ने इस रिपोर्ट को भ्रामक करार दिया और इसे भारत की छवि खराब करने की कोशिश बताया। सैंक्शंस का जो मुद्दा है, ऑयल सैंक्शंस का, वो G7 समिट जो है जापान में, उसमें आ सकता है। लेकिन इस सब में हमें ये याद रखना है कि जो तेल की जो मार्केट है उसका जो पूरा डायनामिक है या पूरा जो फ्रेमवर्क है, रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद वो पूरा बदल गया है। साक्षी बजाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए।